Hello everyone. Today we will study the last chapter of Fundamental Rights, in which we will study about directive principles of state policy, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था या बनाया जा रहा था तब इस बात को ध्यान में रखा गया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है भारत में काफ़ी सारी क्या आने वाली हैं, समस्याएं आने वाली है। और सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी समानता आधारित समाज की स्थापना करना, यानी कि समाज में इक्वालिटी लाना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो किसी भी राज्य को खड़ा करने के लिए, उसे बनाने के लिए वहाँ पर क्या करना था, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय संविधान में क्या किया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डाला गया। क्यों डाला गया? क्योंकि इसके द्वारा समाज में क्या होता है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को स्टैब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संविधान के भाग 4 में क्या किया गया, जो कि आर्टिकल 36 टू 51 में क्या किया गया है, इसका वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो उसका यही उद्देश्य रहता है कि राज्य में खुशहाली रहे, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे, तथा वहाँ के राज्य को क्या करते हैं, वहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि वो राज्य अच्छी तरह से चल सके। और किसी भी राज्य की सरकार ही वहाँ के लोगों को जो है सोशल इकोनॉमिक राइट क्या कर सकती है, दे सकती है, प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो है क्या उद्देश्य हैं या क्या गोल्स हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा उनका कल्याण करना, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोगों की जीवन स्तर को अच्छा बनाने के लिए तथा समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उनके साथ किसी प्रकार का क्या नहीं होना, भेदभाव नहीं होना, चाहे वो समाज के द्वारा किसी भी आधार पर भेदभाव हो रहा है, उनको हीन भावना की दृष्टि से देखा जा रहा है, या उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो राजनीतिक कार्य में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना है। ये जो निर्देशक तत्व हैं, इनके द्वारा लोगों को क्या करना है, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति कराना है। फिर यहाँ पर लोग सेकंड देख रहे हैं, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोगों का जो जीवन स्तर है, उनको क्या करना है, राज्य सरकार को अच्छा बनाना, और उनको अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, सरकार को वो सारी चीज़ें क्या करना है, उपलब्ध कराना है। और वहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसा बना देना है कि वो सक्षम हो सके और अपनी जीविका उपार्जन भी कर सके, अपने फैमिली को वो क्या कर सके, पाल सके। और यहाँ पर राज्य को ये भी करना है कि सबको समान अवसर देना है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या करना, प्रदान करना है। एंड थर्ड हम यहाँ पर देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, यानी कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति को, इंटरनेशनल पीस को क्या करना है, प्रमोट करना, यानी कि किसी भी प्रकार की समस्याएं जो होती है वो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक दृष्टि से भी वो कहीं ना कहीं क्या होता है, संकट उत्पन्न करता है। इसलिए राज्य के अंदर का माहौल भी शांतिपूर्ण बना रहे तथा राज्य में भी किसी प्रकार का क्या नहीं, अशांति का माहौल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसके क्या है, 3 आधार बताए गए हैं। 3 आधारों पर क्या किया गया है, बांटा गया है। इन्हीं सिद्धांतों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट जो देख रहे हैं सिद्धांत के आधार या प्रिंसिपल्स बेसिस जो है, यहाँ पर फर्स्ट जो है समाजवादी सिद्धांत यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सेकंड है गांधीवादी सिद्धांत यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल, एंड थर्ड है उदारवादी सिद्धांत यानी कि लिबरल प्रिंसिपल। तो इन्हीं के आधार पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कार्य करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे समाजवादी सिद्धांत यानी कि सोशलिस्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लोग पहला इसमें देखेंगे कि समाजवादी सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति को समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि सब इस मामले में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब सब ने इक्वल काम किया है, बराबर काम किया है, तो सबको बराबर पैसे भी क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, उसका अधिकार है।
और फिर यहाँ पर हम लोग सेकंड देख रहे हैं काम का अधिकार, यानी कि राइट टू वर्क, यानी कि सबको अपनी जीविका के लिए काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। सबको यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी प्रकार का क्या कर सकता है, व्यापार व्यवसाय कर सकता है, और ऐसा काम जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, उसके परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसे करने देना चाहिए और उसे रोक टोक नहीं उस पर लगाना चाहिए। यहाँ पर हम लोग थर्ड देख रहे हैं असमानता को दूर करना, रिमूव इन इक्वालिटी। तो हम लोग जानते हैं कि समाज में कई प्रकार की जो है असमानताएं हैं, पर यहाँ पर समाज से इन सारी असमानताओं को क्या करना है, दूर करना। किसी भी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना है और इक्वालिटी बेसिस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना है। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड देखेंगे जो है गांधीवादी सिद्धांत, यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं ग्राम पंचायत का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो हम लोग देखेंगे कि गांधी जी जो थे स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन कर रहे थे, और वे ये भी चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ऐसा संगठन बनाया जाए ताकि वो गाँव ग्रामीण क्षेत्र भी क्या कर सके, डेवलप कर सके। सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना, टू एनकरेज कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो हम लोग जानते हैं कि जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि बड़े उद्योगों की जगह घरेलू कुटीर उद्योग धंधों को क्या मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों, सभी को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। फिर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कमज़ोर वर्ग को सुरक्षा, प्रोटेक्शन टू वीकर सेक्शन। तो यहाँ पर गांधी जी चाहते थे कि समाज में जो भी भेदभाव हो रहा है, मतलब कि क्या किया जाता था, दलितों का शोषण होता था, निचली जातियों को टॉर्चर किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो गांधी जी जो थे वो समाज में हो रहे भेदभाव से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, दुखी थे, और वे चाहते थे भी कि किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ भी ना हो। इसलिए वो सामाजिक असमानता को दूर करके सामाजिक समानता को क्या करना चाह रहे थे, स्थापित करना चाह रहे थे। ये जो भेदभाव हो रहा था उसको समाप्त करना चाहते थे। तो उसी के आधार पर ये नीति निर्देशक तत्वों को भी क्या किया, बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नशीली पदार्थों को ख़त्म करना, इरेडिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो समाज से इन सारी चीज़ों को क्या करना था, ख़त्म करना था। जो नशीली पदार्थों का सेवन हो रहा था या शराब का सेवन हो रहा था, तो इससे क्या हो रहा था कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था तथा समाज भी इससे क्या हो रहा था, बुरे रास्ते की ओर जा रहा था। तो ऐसी व्यवस्था करनी थी कि इन सारी चीज़ों को क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके इन नशीली पदार्थों का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कृषि तथा पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कृषि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि क्या हो, मॉडर्न हो और वैज्ञानिक तरीके से कृषि को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, ताकि जो पुरानी तकनीकों के द्वारा जो कृषि की जा रही थी उससे उतनी फसल नहीं हो पा रही थी जितनी की होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर आधुनिक न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना था, अपनाना था, ताकि जो भी समस्याएं हो रही हैं अन्न संबंधी, वो समस्याएं क्या हो सके, दूर हो सके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों तथा शोषित वर्गों तथा महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था किया गया है इस गांधीयन थ्योरी के द्वारा या गांधीवादी विचारधारा के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे उदारवादी सिद्धांत या लिबरल प्रिंसिपल। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं ये उदारवादी सिद्धांत में। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 4 years old, यानी कि यहाँ पर क्या था कि हर बच्चा जो है पढ़ना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट की ओर से हम लोग देखते हैं कि इतने उम्र के बच्चों के लिए भोजन, स्कूल बैग, बुक्स आदि चीज़ें क्या कराई जाती, उपलब्ध कराई जाती, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो पढ़ने में। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकेंड देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि इंटरनेशनल पीस। तो यहाँ पर जो है कि क्या करना था, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना था। जो आपसी मतभेद होते हैं देशों के बीच, उन सबको क्या करना था, दूर करना था। और किसी भी प्रकार का विवाद हो रहा है या आपसी देशों के बीच टेंशन है, तो उसको क्या करना था, बातचीत के द्वारा वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये चीज़ें कहाँ डाली गई है, उदारवादी सिद्धांत के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में जो है
न्यायपालिका भी है, यानी कि जुडिशरी भी है, और न्यायपालिका के कामों में जो है वो सरकार किसी तरह का भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और सरकार जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है अपनी शक्ति का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है, और इन्हीं 3 इन सिद्धांतों के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की बात कही गई है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है न्याय योग्य होते हैं, यानी कि जस्टिफिएबल होते हैं, जबकि यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको देखेंगे वो न्याय योग्य नहीं होते हैं। मौलिक अधिकार अगर कोई हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग कोर्ट जा कर के अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं, पर जबकि नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। उसका सेकेंड हम लोग देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में देखेंगे यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में देखेंगे, वो जो है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं, यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार के द्वारा जो है लोगों को नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि सिविल राइट्स भी मिलते हैं, और स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है कि जो राजनीतिक लोकतंत्र के लिए क्या है, आवश्यक भी है ना। हम लोग को यहाँ राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं, यानी कि हम लोग सरकारी कार्यों में क्या कर सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं, जबकि हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता तथा न्याय को प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी तथा जस्टिस हमें प्राप्त होता है, और इसके द्वारा जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। उसका नेक्स्ट जो इनमें डिफरेंसेस है मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये हम लोग देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के लिए दिए गए, यानी कि हम नागरिकों को या भारत देश में रहने वाले नागरिकों को क्या दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, और जबकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो राज्य सरकार से इसका संबंध है, यानी कि गवर्नमेंट से इसका संबंध है, और ये जो राज्य से है या राज्य के सरकार से है, और ये सरकार को क्या कहता है, नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याण करने के लिए वो क्या कहती है, गवर्नमेंट को निर्देश देती है। और ये जो है जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, लिमिटेड है, पर जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे हम लोग, ये अनलिमिटेड है, असीमित है, इनकी कोई सीमा नहीं है। अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपने कर्तव्यों के बारे में, यानी कि ड्यूटीज़ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोग देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं सभी देशवासियों को उनकी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के बारे में क्या कहते बताते हैं। यदि हम इन कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे तो भारत देश को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान के भाग 4 में दिया गया है, और ये आर्टिकल 51A में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद या आर्टिकल 36 से 51 तक में क्या दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में ही आर्टिकल 51A में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या 1976 में ये संविधान में जोड़ा गया था, और उस समय केवल कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे, पर जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसे क्या किया गया, 11वें मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा गया। फिर मौलिक कर्तव्य को हम लोग देखेंगे कि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया है, लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसमें इसकी सिफारिश पर ये मौलिक कर्तव्यों का गठन किया गया है। और ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। तो क्या क्या है ये मौलिक कर्तव्य, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला देख रहे हैं संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। फिर यहाँ पर हम लोग सेकंड देख रहे हैं स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्र संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले
आदर्शों का सम्मान और पालन करना, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। एंड थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन और रक्षा करना, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसमें फोर्थ है देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड सर्विस टू द नेशन। एंड फिफ्थ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लोगों में समन्वय, भाईचारे को बढ़ावा देना, टू प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड अमंग पीपल। एंड सिक्स देख रहे हैं विरासत, जो हमें जो विरासत दी गई है उनका क्या करना, सम्मान करना, रिस्पेक्टिंग हेरिटेज। उसके बाद सेवेंथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्राकृतिक वातावरण तथा वन्य जीवन तथा जीव जंतुओं की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर उसके बाद एट्थ हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिक भावना विकसित करना, डेवलप साइंटिफिक सेंस। एंड नाइन्थ यहाँ पर देख रहे हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड टेंथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्र को ऊंचा उठाना, रेजिंग द नेशन थ्रू साइंटिफिक एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। और जो मैंने आपको बताया था कि जो 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो दिसंबर 2002 में हुआ था, इसे मौलिक कर्तव्य में डाला गया है, जो है माता पिता द्वारा बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर की व्यवस्था करना, अरेंजिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिनको हमें क्या करना है, हमें पालन करना है और इन्हें हमें अपने हमें क्या करना है, पूरा करना है, ताकि ये हम लोग क्या कर सकें, अपने देश को और ऊंचा बढ़ा सके या और ऊंचाइयों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक लास्ट टॉपिक देख रहे हैं जो कि क्या है, ह्यूमन राइट या मानव अधिकार। तो सिंपल शब्दों में जानेंगे कि मानव अधिकार जो है हर एक व्यक्ति को है बिना किसी भेदभाव के दिए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना जो है मनुष्य का कोई भी अस्तित्व होता ही नहीं है। इसलिए सभी को क्या होनी चाहिए, उनके अधिकार मिलना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया था कि डेवलपमेंट के लिए मनुष्य को या व्यक्ति को उनके अधिकार मिलने चाहिए, नहीं तो व्यक्ति क्या हो सकता है, हीन भावना का शिकार हो सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन राइट की शुरुआत जो है यूएनओ की महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को घोषणा की गई थी। और इस 10 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के दिन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाते हैं 10 दिसंबर को। और ये ह्यूमन राइट क्यों दिया गया है, मानव अधिकार क्यों दिया गया है, तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक देश में जो है अधिकार तो है, पर यदि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करती, कभी कभी उनके अधिकारों को क्या करती, नुकसान पहुँचाती है। तो यदि उनके अधिकारों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो ये जो ह्यूमन राइट एसोसिएशन है या जो ये संगठन है, इसके द्वारा क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या करती, कार्य करती है हमारे अधिकारों के लिए। और यदि किसी को सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है तो ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसके द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। और यहाँ से लोगों के लिए क्या होती है, सुनवाई होती है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस क्या करते हैं, सुनवाई करते हैं और इनके द्वारा क्या होता है, हमारे अधिकार हमें वापस दिलवाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा मनुष्य के अधिकार को क्या हो रहा है, वो वापस दिला रहा है। और जब हमें हमारे अधिकार दिए जा रहे हैं तो हमारे यहाँ भी कर्तव्य बनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो यहीं तक आज का हमारा चैप्टर था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।